हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू कवर केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट एंड इसमें हम सारे फॉर्मूलाज पॉइंट्स ग्राफ कवर करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर कभी भी आपको फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, यू हैव टू फर्स्ट राइट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और मोल्स और प्रेशर। मतलब हमें चेंज सिर्फ इन तीन के टर्म्स में लिखना है। अगर हमें वेट दे दिया, सपोज अगर हमें वेट दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो हम इसको नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वेट ले लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, राइट। अपॉन चेंज इन टाइम। एंड जो प्रेशर है ये सिर्फ और सिर्फ हम गैसियस रिएक्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं। नाउ हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है किसके टर्म्स में लिखा जा सकता है, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो हमारा रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए वी राइट इट एज डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। सो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि रिएक्टेंट इज डिसअपियरिंग एंड प्रोडक्ट इज अपियरिंग। अब देखो, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दी, ये जो स्मॉल बी है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। सो दिस इज द रिएक्शन। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। विल राइट इट एज 1/a माइनस, क्योंकि डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट, dA/dt इक्वल्स टू 1/b माइनस dB डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू 1/c dC/dt इक्वल्स टू 1/d dd/dt। अगर वो बोलते हैं हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो इसमें से हम कोई सा भी उठा सकते हैं। एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें, जैसे अगर ये 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस dA/dt। बट अगर वो बोलेंगे हमें बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, तो उस केस में रेट ऑफ अपीयरेंस हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया, तो हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। तो उस केस में हमें रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, हम उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, राइट। अब देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन, व्हाट इज दिस। सबसे पहला हम एक छोटा सा पॉइंट नोट करते हैं, जो ऑर्डर होता है इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होती है। जो हमारा रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट रेज टू द पावर n। मतलब अगर मेरे पास एक ऐसी रिएक्शन है a प्लस बी विल गिव c, सो हम रेट को लिखेंगे k, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, राइट। अब देखो हमारा जो n है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, एंड इट कैन इवन बी अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ जाएगा 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NOCl, एंड उन्होंने बोला है कि हमने Cl2 को डबल कर दिया है। जब हम डबल कर रहे हैं तो हमारा रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो हमें ऑर्डर फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू Cl2। तो सिंपल सी बात है, रेट 4 टाइम हो रहा है जब हम Cl2 को डबल कर रहे हैं, 2 रेज टू द पावर x लिख देंगे, राइट। तो इससे हमें ऑर्डर पता चल जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2, दैट इज x की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, ऑर्डर विल बी 2, राइट। द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है बोर्ड्स के लिए भी। इसमें क्या होता है, आपको कोई सी भी रिएक्शन दे देंगे, सपोज a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट बन जाएगा। उसमें आपको एक तरफ a की कॉन्सेंट्रेशन देंगे एंड दूसरी तरफ b की कॉन्सेंट्रेशन देंगे, तो इसमें जो रेट है वो भी आपको दिया रहेगा। ये सारी वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है। अब आपको क्या करना है, देखो शॉर्टकट बताती हूँ। देखो वैसे क्या होता है, R इज इक्वल टू के a इंटू बी एक्स रेज टू द पावर x एंड y, जो कि हमारा ऑर्डर है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रखा है कि ऑर्डर क्या है a और b का। अब देखो सबसे पहले आप इन दो वैल्यू को देखो, ये दो वैल्यू सेम है, तो इतना तो आपको अंदाज़ा लग गया है कि यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि जो y है, क्योंकि जो b है कॉन्सेंट्रेशन, वो दोनों तो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा हमारा a की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एंड 0.2, तो रेट हो जाएगा हमारा
12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 0.2 डिवाइड बाई 0.1 और ये x की वैल्यू। अब y मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप इंटू भी करोगे 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 रेज टू द पावर y तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, राइट। तो यहाँ से 6 to the 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो x की पावर 1 आ जाएगी। सिमिलरली y के लिए आपको यही अप्लाई करना है। आप देखोगे ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू सेम है, तो आप इसकी और इसकी वैल्यू लोगे, रेज टू दी पावर y लगाओगे एंड इसको और इसको कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल दोगे। आप इसका आंसर वैसे 2 आ रहा है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। देखो जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको चीज़ याद रखनी है, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही रहेगा। देखो मॉलिक्यूलैरिटी हम मोस्टली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं। उस केस में हमारा जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल होता है, बट अगर हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो उस केस में हमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लगाना पड़ता है एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, और अगर 4 होगी भी तो बहुत रेयर केसेस में होगी, राइट। अब जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको दे देंगे A2 + B2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2AB। स्टेप 1 में आपको दे रखा है, नहीं इसमें 2AB नहीं लगेगा, गिव्स 2AB। स्टेप 1 हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, A2 रिवर्सिबल साइन 2A। सेकेंड स्टेप भी प्रोवाइडेड है, 2A + B2 गिव्स 2AB। तो हम सबको पता है, सबसे पहली बात देखो यहाँ पर आपको ऑर्डर फाइंड करना है। देखो बात कुछ ऐसी है कि ये रिएक्शन स्लो है, यानी कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है हमारा। सबसे पहले हम के इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, यहीं से फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो हम करेंगे के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू A की पावर 2 डिवाइडेड बाय A2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो हमारा इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट क्या होता है, जो एक जगह प्रोडक्ट बना है एंड वही प्रोडक्ट हमारा दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट की तरह यूज़ हुआ है, यानी कि हमारा A इसमें रिएक्टेंट, A इसमें इंटरमीडिएट है। तो यहाँ से इस पोर्शन से हम A की वैल्यू निकालते हैं, A विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इनटू, आप इसको लिखो ना भी लिखो बात है, क्योंकि बाद में ये मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो हम सीधे ऐसे लिख देते हैं के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू A2 रेज टू द पावर हाफ अंडर रूट, उसका स्क्वायर इस तरफ चले गया। उसके बाद हम लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, कहाँ से लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया ये हमारा स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो R विल बी इक्वल टू के A² B, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारी पावर बन जाता है। सो R विल बी इक्वल टू के इंटू, यहाँ पर हमने के इक्विलिब्रियम यूज़ करा था ना, के इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू A का स्क्वायर यानी कि A2 1/2 इंटू 2 इंटू B2 है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, इससे कट हो जाएगा A2 इंटू B2, दैट इज रेट विल बी इक्वल टू के A2 B2। तो यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, सो ऑर्डर विल बी 2 एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय K। देखो इसकी वैल्यू निकालना इज वेरी सिंपल, इसकी यूनिट मोल रेज टू द पावर 1 - n L रेज टू द पावर n - 1 पर सेकेंड। अब देखो अगर हम n 0 लेते हैं तो उस केस में हमारा जो रेट का, देखो रेट का क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट, तो इस केस में हमारा n ही 0 है तो सेम ही तो आएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब मैं अगर n 1 ले लूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर आपको ऐसे दे दिया जाएगा 2A + B गिव्स 2AB, और इसमें दिया रहेगा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, बोलते हैं अच्छा R इक्वल्स टू के A रेज टू द पावर 2 और B ले लेते हैं, 2 + 1 ऑर्डर 3 आ गया, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है, इट मीन्स ऑर्डर इज 1 एंड नॉट 3, राइट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये हमारा थर्ड पोर्शन है, उसके बाद फोर्थ पोर्शन और तब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। सबसे मेन यही है इंटीग्रेटेड रेट लॉस, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स बन के आते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉस, देखो हमारा जो जीरो ऑर्डर है, देखो डिराइव नहीं करने जा रही, वन शॉट है, इसको याद कर लोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू लाइक अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स।
अब देखो इसमें हमारा एक फॉर्मूला याद कर लो, आर नॉट यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू के टी. दिस इज द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और द प्रोडक्ट फॉर्म, एक ही बात है. ठीक है. अब एक और चीज़, हमारा अगर ज़ीरो ऑर्डर यानी कि n की वैल्यू ज़ीरो है तो उस केस में r इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर ज़ीरो हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. यानी कि हमारा रेट, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन या फिर टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. ठीक है. और याद रखना जो हमारा आर की वैल्यू होती है, क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड. राइट. अब जैसे आपको बोल देंगे कि कौन सा ग्राफ वैलिड है. देखो हमने अभी पढ़ा आर टी, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल्स टू के टी. तो अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, एक ही बात है. तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो यहीं से ये वाई एक्सिस है एंड हमारा ये एक्स एक्सिस है. सो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. इसका स्लोप हो जाएगा माइनस के, ये टाइम है एंड ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है. बट अगर मैं बोलूँ कि हमें ग्राफ बनाना है आर नॉट माइनस आर टी और टाइम के बीच का, तो उसमें हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी क्योंकि हमारा स्लोप, और हमारा स्लोप के हो जाएगा. तो अगर आपको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से निकाल के करना है, निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें इस केस में देखो एक केस ऐसा बनता है y एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एक हो गया एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, और एक और होता है. तो इसमें देखो ऐसा है ना कि या तो आप ऐसे करके डिराइव कर लो इससे, या फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई अच्छा ये आर टी है, ये आर नॉट है, तो इसका स्लोप माइनस की हो जाएगा, यानी स्लोप ऐसे नीचे चले जाएगा. बाकी उसमें भी चार चार ग्राफ बनते हैं अलग अलग टाइप के. ठीक है. राइट. अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की. हाफ लाइफ जिसको हम टी हाफ या फिर टी 50% भी बोलते हैं. देखो अगर हम बात कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर की, ये सिर्फ ज़ीरो में अप्लाई होगा, याद रखना. इस केस में हमारा आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 एंड टी हाफ विल बी इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k. यानी कि इस केस में जो हमारी हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे के. अब हम बात करते हैं कंप्लीशन टाइम और टी 100%. ठीक है. इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना है, टी 100% इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई के. ये है टी 100 का फॉर्मूला. अब देखो क्या होता है, जैसे आपको बोल देंगे टी 100 कितना है, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ टी 50. आपको बोल देंगे टी 75% कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 टाइम्स ऑफ टी 50. या तो आप ऐसे देख लो, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 25 3 75%, तो ये ऐसा हो रहा है. बट अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाय 75 डिवाइड बाय 100 आर नॉट. ये हो जाएगा हमारा आर नॉट डिवाइडेड बाय 4. एंड जब हम इसकी फॉर्मूला लगाएंगे के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइड बाय 4, तो उस केस में वो 3 आर नॉट अपॉन 4 आ जाएगा. एंड इसी को हमने यहाँ से वो कर दिया कि 3/2 इंटू टी हाफ, क्योंकि टी हाफ कितना होता है, आर नॉट अपॉन 2k. ठीक है. अब देखो हमारे एग्जाम्पल क्या है ज़ीरो ऑर्डर के. एक तो है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, एक है डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, एंड बहुत सारे, बट मेजरली हमारे ये रिएक्शंस एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब जस्ट पूछने में. तो एक चीज़ याद रखना, उससे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊँ तो उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा लॉग का ग्राफ होता है, कभी भी अगर लॉग का ग्राफ आएगा तो समझ जाना ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही लॉग यूज़ हो रहा है. एक और चीज़ याद रखना, ज़ीरो ऑर्डर में जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता है. बाकी हमारा, हाँ अब हम आगे करेंगे, पहले ये वही पॉइंट है जो हम करने जा रहे हैं डिस्कस, तो ये कर लेते हैं. अब देखो हम आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये लॉग वाली चीज़ें याद रखनी है.
सबसे पहले तो याद रखो कि आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ई रेस्ट टू द पावर माइनस के टी होता है। डिराइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें हमसे फॉर्मूले ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस के सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग आर टी इक्वल्स टू लॉग आर नॉट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 आर, नहीं 2.303, ठीक है, आर कहाँ से आ गया वहीं से भी, 2.303। अब अगर मैं बोलूँ इसके बीच का ग्राफ बनाओ, तो मैंने आपको बताया या तो आप लगा दो y इक्वल्स टू x प्लस सी, उससे देखो किसकी वैल्यू पॉजिटिव है किसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो उससे आपको 4 ग्राफ बनते हैं, उसमें से एक ग्राफ आपको चूज़ करना है। बट आपको तो इतनी प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए। देखो ऐसा होगा ना, ये y एक्सिस पे ले लेंगे और ये x एक्सिस पे ले लेंगे, इट विल बी लॉग आर टी, ये स्लोप नीचे को जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303 एंड ये है हमारा लॉग आर नॉट, एंड ये टाइम के साथ का ग्राफ है। एंड अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एल एन आर टी है, ये टाइम है, एल एन आर नॉट है, तो इसका भी स्लोप नीचे ही जाएगा। जहाँ एल एन आ गया समझ जाना, वहाँ पर ऑर्डर 1 की बात की जा रही है। नाउ फॉर न्यूमेरिकल्स यू हैव टू यूज दिस लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। याद रखो, लॉग आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303, एंड इफ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, ये ऐसा हो जाएगा लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर टी, और ये हमारा टाइम है, तो ये सीधे ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा क्योंकि हमारा स्लोप क्या है, के है। ठीक है, इस केस में के अपॉन 2.303 है। इफ़ वी कम टू हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो पता रहना चाहिए। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है T50, जिसको हम T हाफ भी बोल सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई के, दैट इज 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के, या फिर 0.693 डिवाइड बाई के। सबसे मेजरली हम ये यूज़ करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर टी इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303, ये इसकी फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। के फाइंड करना तो ऐसे लिख दो, 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, एंड अगर आपको टी बोला है तो इसको बस इंटरचेंज कर दो, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दो, 2.303 डिवाइड बाई के इक्वल्स टू लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर टी। तो देखो, हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अच्छा, इससे हमें एक चीज़ पता चली, जो हमारा टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड एक और चीज़, जो हमारा टाइम टेकन है फॉर कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अभी जैसे देखो, हमारा अगर कभी भी ऑर्डर फर्स्ट होगा तो हमारा जो टाइम लिया जा रहा है सेम फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अगर फ्रैक्शन सेम होगा तो टाइम भी सेम ही लगेगा। अच्छा, अब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, जीरो ऑर्डर में क्या होता है ना, समझ लो मेरे पास ये 100 है, टी हाफ होगा तो ये 50 हो जाएगा, और एक और बार टी हाफ होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, देखो जीरो ऑर्डर तो खत्म हो जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर मैंने आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ली है अभी टाइम 0 पे, तो आर टी अगर मैं हाफ करूँ तो 50 हो जाएगा, यानी कि टी इक्वल्स टू टी हाफ है, यानी कि अभी मेरी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं एक और बार करूँ तो मेरा आर टी क्या बन जाएगा, 25 हो जाएगा, एंड ये 75% कंप्लीशन मार्क करेगा, यानी कि टी 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, टी 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब ऐसे से करते करते आप डिवाइड करते जाना, आर टी से 25 से डिवाइड करा 12.5 बन जाएगा, यहाँ पर 87.5% कंप्लीशन हो जाएगा, यानी कि टी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर, दैट इज फर्स्ट रिएक्शन नेवर गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, ओके। अब देखो, जो टी 75% है वो 2 टाइम्स है टी 50% के। अब खुद ही देख लो, यहाँ पर हमारा टी 75% है, ठीक है, तो ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टी 50। तो इसी से देख के पता लग जा रहा है आपको। एंड एक और चीज़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, अगर आपने टी एवरेज पूछे तो ये 1/k है, एंड इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टी हाफ की वैल्यू। एंड कभी भी आपको टाइम और टाइम हाफ टाइम दे दिया, ठीक है, एंड आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, आप क्या यूज़ करोगे, टी इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ टी हाफ, एंड आर टी अगर फाइंड करना पड़े इस केस में, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो,
आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में T 99.9% कंप्लीशन इक्वल्स टू कितना टाइम्स ऑफ T 50% का कंप्लीशन। या तो आप ऐसे कर सकते हो T 99.9% डिवाइड बाई T 50%, क्या होगा इसमें 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कितना था 100 था, बाद में 100 माइनस 99.9% कितना होता है 0.1 होता है, डिवाइड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। तो इसमें ये दोनों कट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इसमें आ जाएगा हमारा 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 0.3, सो इट विल बी 10। सो T 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ T 50%। एंड इसी तरह अगर आपको बोले T 99.9% कंप्लीशन इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ T 90% का कंप्लीशन। देखो तुम ऐसा क्या कर सकते हो, इसमें 3 है तो ये 3 आ जाएगा, या फिर आप ऐसी सिमिलरली इसी प्रोसेस से आप निकाल सकते हो आंसर। अब अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जाम्पल क्या क्या है फर्स्ट ऑर्डर के, तो फर्स्ट ऑर्डर में डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हो गया, H2O2 हो गया, बाकी हमारे ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया। अभी हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ेंगे इनके बारे में। या फिर रेडियोएक्टिव, जितने भी रेडियोएक्टिव डीके होते हैं ना वो सारे इसी के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो ऐसा लगता है देख के कि इसकी ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा ऑर्डर, बट होता है ऑर्डर 1 ही है। और ये किस केस में होता है, जैसे मेरे को दे दिया R इक्वल्स टू के A की पावर 1 B की पावर 1। अब उन्होंने बोल दिया A है एक्सेस में, तो हमारा इस केस में जो R होगा वो सिर्फ और सिर्फ B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में डिपेंड करेगा, यानी कि ऑर्डर इस केस में 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, अभी बताया मैंने इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया इन एसिडिक मीडियम। अब हमने 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस तो कर लिया, बट अगर हमें इसके अलावा कोई सा भी ऑर्डर आ जाए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पर ना सिर्फ n को छोड़ के n इक्वल्स टू 1 को छोड़ के सब के लिए अप्लाई हो सकता है, 0 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। 1 अपॉन RT रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन R0 रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 KT। इससे आप किसी का भी मतलब ऑर्डर निकाल सकते हो। अब जैसे आपको बोल दिया चलो बताओ हाफ लाइफ बताओ nth ऑर्डर की, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। T हाफ 2 का डिवाइड बाई T हाफ 1 का इक्वल्स टू R0 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R0 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना R0 और T, अभी बताऊंगी इसका रिलेशन भी, रेज टू द n माइनस 1, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको R0 डिवाइड बाई R0, ये 1 का है, ये 2 का है, रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, या फिर हम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। देखो हम ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ टी हाफ की, तो जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो सिमिलरली R0 रेज टू द पावर n माइनस 1 के। अब देखो हम दूसरी बात पे आते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि हमारा अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया है एंड टी हाफ कितने टाइम में 1/2, तो बोल देंगे चलो बताओ ऑर्डर क्या है। तो देखो भाई इस केस में क्या है, हमारा टी हाफ 1/2 है। अब हमारा इन्वर्स रिलेशन है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, अरे मैंने लिखा भी नहीं, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि देखो टी हाफ हमारा इन्वर्स रिलेशन है के साथ और इन्वर्स रिलेशन है R0 की कंसंट्रेशन के साथ। तो हमारा ये डबल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा रेज टू द पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू आप निकाल दोगे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस फर्स्ट ऑर्डर की। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो भाई ऐसी बात है कि मैंने यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log R0 अपॉन RT इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303। तो यहाँ से अगर हमें दो टाइम दे रखे हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं 2.303 अपॉन K log R1 अपॉन R2। ये बात कर रहे हैं हम रेट की, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी वैल्यूज़ आपको दे रखी है और आप किस तरीके का फॉर्मूला लगा रहे हो, किस तरीके से आपका आंसर निकल रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर रेट हो, राइट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। देखो अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो हमारा लॉग इनिशियल वो भी रिएक्टेंट का डिवाइड बाय
प्रेशर ऑफ फाइनल वो भी रिएक्टेंट का ही इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, डिवाइड बाई 2.303। नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सो पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाएगा, क्वेश्चन में बोलेंगे 2A गिव्स 3B प्लस C, एंड वो बोलेंगे कि जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, नहीं शायद एक मिनट टोटल प्रेशर, ये जो प्रेशर है ए का वो है 0.5 ATM, ठीक है, एंड जो ये टोटल प्रेशर हमें दे रखा है वो कितना है 0.8 ATM। अब आप गलती से भी ये मत करना कि अच्छा 0.5 ऐसे लिख देते हैं, log 0.5 डिवाइड बाई log 0.8 है तो दोनों प्रेशर इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303। इट इज़ अ ब्लंडर दैट यू आर कमिटिंग। वट यू हैव टू डू इज़ दैट सबसे पहले तो तुम रिएक्शन लिखो, गिव्स 3B प्लस C। अब देखो टाइम जीरो में हमारा 0.5 और इसका ये 0 0 हो जाता है। अब जब जितना भी टाइम है, समझ लो आपको 50 सेकेंड 50 मिनट जितना भी दे रखा है ना, तो क्या करोगे 0.5 माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू आपका x हो जाएगा, ये x और x हो जाएगा, ठीक है, ये 3x है सॉरी, हाँ। अब देखो इससे आपका निकल जाएगा टोटल प्रेशर। अब आप इन सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका 0.5 माइनस 2x प्लस 3x प्लस x, 4x माइनस 2x, और ये हो गया 4x माइनस 2x प्लस 2x, और हमें पी टोटल कितना दे रखा है 0.8, तो 0.8 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 2x, यानी कि 0.3 इक्वल्स टू 2x, सो इट विल बी x दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.15। अब आप क्या करोगे, अब लगाओ फॉर्मूला, लॉग इनिशियल आपको a का कितना दे रखा था, हमारा जो रिएक्टेंट है 0.5। अब ये वाला इसकी बात की जा रही थी यहाँ पे, ये जो फाइनल हमारा प्रेशर है रिएक्टेंट का 0.5 माइनस 2x, अब लोग x की वैल्यू अभी तो निकाली थी, तो ये तो है, इसमें डाल दो और आंसर आपका निकल जाएगा। यू कैन सॉल्व इट लेटर ऑन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, अरे अब हम बात करते हैं किसकी, वी गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है, देखो भाई के बोलता है मैं तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट हूँ, और एक्टिवेशन एनर्जी, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी एंड ई कम हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखना, जब भी हम कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तभी तो रेट इंक्रीज हो जाता है। वेल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की ये है कि इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन का टेम्परेचर, इससे क्या होगा, हमारा जो के होगा ये 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यूजुअली हम 2 टाइम्स ही लेते हैं। अब अगर आपको बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है रेट कांस्टेंट का, इट विल बी इक्वल टू KT प्लस 10 डिवाइड बाय KT, दैट विल बी इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स। सो वेन एवर दे आर आस्किंग यू कि बताओ 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना ज़्यादा हमारा कितनी वैल्यू जाएगी हमारी के की, तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, पहले ये के था अब ये 2 के हो जाएगा, डबल कर दो, अब 30 में जाएगा तो 2 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 के हो जाएगा इसका आंसर। अब बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर तो पूछा था कि गोइंग फ्रॉम 10 to 30 डिग्री सेल्सियस, अगर उन्होंने बोल दिया कि इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है जब भी बाय 30 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं यानी कि 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस जाने में तब जाके हमारा 8 के आंसर आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट क्वेश्चन एंड देन ओनली सॉल्व इट। अब एक और चीज़ है, अगर आपको डेल्टा एच रिएक्शन का निकालना है, आपके पास 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया आपका एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। तो जनरली हम ये यूज़ करते हैं, ये जनरल केसेस याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ वो अलग बात है कि देखो ये जनरल केसेस हैं, तो अगर एक्सो होगा ना तो उसमें आपका डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है और एंडो में पॉजिटिव होता है, तो इस केस में तो आपको साइंस यूज़ करने पड़ेंगे इनमें। बट किसी किसी केसेस में हम क्या करते हैं, सपोज अगर मैंने एक्सोथर्मिक ले लिया, चलो आपको यही समझा लेती हूँ। देखो यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर तो याद रखना है कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यानी कि एच पी माइनस एच आर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज जो डेल्टा एच है रिएक्टेंट का, इट विल बी ग्रेटर देन डेल्टा पी, राइट। एंड यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड, इट विल बी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अभी कैसे पता चला, ये ग्राफ से पता चलेगा। देखो हम एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी,
अब देखो मैंने क्या बोला, हमें एक चीज़ पता लग गई कि जो रिएक्टेंट का डेल्टा एच है वो ज़्यादा है, तो इसको ऊपर लगा देते हैं, और पी का कम है तो नीचे लगा देते हैं। ये ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, ये लाइन। अब ये यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें ये जो लेवल है, ये सबसे ऊपर वाला लेवल है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतना पोर्शन एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड का। अब देखो एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है हमारी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे कि हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड ज़्यादा है, तभी तो ये रिलेशन आया, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाह रही थी, आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें क्या होता है, या तो आप डेल्टा एच इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर लगा लो। डेल्टा एच को नेगेटिव लेना पड़ेगा एक्सोथर्मिक के केस में और पॉजिटिव लेना पड़ेगा एंडोथर्मिक के केस में। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा लगा सकते हो कि एच पी माइनस एच आर इक्वल्स टू डेल्टा एच रिएक्शन। आप ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा एच रिएक्शन एक्सो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एच आर माइनस डेल्टा एच पी। तो इस केस में आपको साइंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं लगाने की पड़ेगी? क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया है कि रिएक्टेंट का ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम एनर्जी है, इसलिए डेल्टा एच ये हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब जैसे हम इससे बना सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक मिनट, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच रिएक्शन, क्या है ये पेन, इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। कैसे? यहाँ तक देखो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, अच्छा एक चीज़ तो बताई नहीं, जितना ये पोर्शन है ना, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ही डेल्टा एच रिएक्शन का। तो जब आप प्लस करोगे इस पोर्शन को एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और डेल्टा एच रिएक्शन का, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का मिल जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं एंडोथर्मिक के ग्राफ के बारे में बात करूँ, मैं जल्दी से बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। समझा तो दिया है मेजर पॉइंट जो था। यहाँ पर क्या होता है, हमारा एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है एंड इसमें एच पी का ज़्यादा है एच आर से। डेल्टा एच क्या होता है जनरल केस में, क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि हमारा एच पी माइनस एच आर, इसमें एच पी ज़्यादा है एच आर से। तो देखो यहाँ आर का कम हो जाएगा इस बार और पी का ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे बनाना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, इसी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, इस बार एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड कम हो गई है और ये डेल्टा एच है रिएक्शन का। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं जो सारा कॉन्सेप्ट था क्यों समझा रही थी। आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है 80 किलो जूल पर मोल, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चला आपको? क्योंकि डेल्टा एच रिएक्शन का दे रखा है -200 किलो जूल पर मोल, और जब माइनस वैल्यू आती तो एक्सोथर्मिक ही तो होता है, रिएक्शन A to B है, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं चलो बताओ बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जब तुम B to A जा रहे हो कितनी है। देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो, ये जनरल केस है जो हमने ऊपर डिस्कस करा था ना, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ये है हमारा जनरल केस। समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें साइन से रिलेटेड मिस्टेक होती है ना बहुत बार, इसलिए आपको बता रही हूँ। देखो डेल्टा एच ये जनरल केस है, तो यहाँ पर हम साइन के साथ लेंगे -200 इक्वल्स टू EAF। देखो A to B जाने में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 80, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की है, तो 80 माइनस EAB, और ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा 280। बट अगर आपको डायरेक्टली यूज़ करना है, आपको ऐसे यूज़ करना है, अच्छा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं EA फॉरवर्ड वाला, ठीक है। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, EA बैकवर्ड इक्वल्स टू डेल्टा एच रिएक्शन प्लस EA फॉरवर्ड। तो हमने लगाया ही ये फॉर्मूला एक्सोथर्मिक के लिए, तो क्या हमें साइन यूज़ करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नहीं। तो हम लिख देंगे EA बैकवर्ड, जो कि हमें निकालना है, इक्वल्स टू 200, यहाँ पर -200 यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर 200 यूज़ करना है, प्लस 80, और ये आ जाएगा 280 किलो जूल पर मोल। अब हम आते हैं आर्हीनियस थ्योरी पे।
अर्हीनियस थ्योरी में क्या है, हमारे फॉर्मूला है के इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ई रेज़ टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये पूरा जो ई रेज़ टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर दैन द एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है अर्हीनियस फैक्टर या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। अब यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, एल एन के इक्वल्स टू क्या क्या बकवास पहने, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब इसका प्लॉट करना है ग्राफ, तो या तो तुम फिजिक्स लगा के करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, 4 ग्राफ बनेंगे, उसमें से एक ग्राफ वैलिड होगा और साइन पर डिपेंड करता है, या फिर तुम्हें तो ऐसे दिख जाना चाहिए ना कि ये एल एन के है, ये एल एन है, ये 1/t है, याद रखना ये 1/t है, 1/t। ठीक है, तो हमारा स्लोप नेगेटिव है तो नीचे जाएगा माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, या फिर एल एन की जगह अगर आपको लॉग लगाना है तो क्या ही होगा, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, क्योंकि लॉग 2.303 यूज़ होता है एल एन की जगह टी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और ग्राफ इसका सेम ही बनेगा, बस स्लोप इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में स्लोप क्या हो जाएगा, ई माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ओके, अब वैल्यू ऑफ के दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो टेम्परेचर या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या होगा, एल एन K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, या तो ये यूज़ करो। ठीक है, या फिर लॉग लगा दो नहीं, और यहाँ पर 2.303 लगा दो। अब ये है दूसरा वैल्यू ऑफ के एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंडेंस। इस केस में टेम्परेचर हमें सिर्फ एक दे रखा है, सेम टेम्परेचर। देखो यहाँ पर ऐसे यूज़ करोगे, एल एन के सी डिवाइडेड बाय के, यानी कि के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिवाइड बाय एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ई ए सी माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पर टेम्परेचर एक ही था, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट माइनस नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी। अब लास्ट में एक छोटी चीज़ आती है, हमारा जो रेट है इट इज़ इक्वल टू जेड ए बी ई रेज़ टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जो जेड है इट इज़ स्टेरिक फैक्टर, it tells us about the probability of effective collision। देखो सारे कोलिजन तो ऐसा नहीं है, देखो एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैन नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। सिर्फ कुछ कुछ कोलिजन्स होती है जो इफेक्टिव कोलिजन्स होती है, वो ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये था स्टेरिक फैक्टर। और लास्ट में एक चीज़ लिखूंगी, जो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ए, जो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, यानी कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, तो उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कोलिजन की, एंड उतना ज़्यादा हमारा z की वैल्यू होगी। सो लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ, जो z है वो हमारा स्टेरिक फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जो a है हमारा अर्हीनियस फैक्टर है, एंड जो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है बता देती हूँ। ये भी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, ये z की बात की जा रही है, स्टेरिक फैक्टर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज z, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्टेरिक फैक्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कोलिजन की, उतना ज़्यादा z की वैल्यू होगी। एंड दैट मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। दैट वाज ऑल फॉर द वन शॉट। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, बी इट द ग्राफ्स, बी इट द फॉर्मुलाज, बी इट एनीथिंग। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड डायरेक्टली जितने भी फॉर्मुले बताए हैं, ग्राफ बताए, सारा इसका आंसर निकल जाएगा। एंड फॉर मोर वीडियोज यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन which next lecture I have to make.